नमस्ते सनातनी बंधुओं, आपका स्वागत है। आज के वीडियो का मेरा विषय है आयुर्वेद, सुश्रुत और मौजूदा रस्साकसी किन चीज़ों में एक पद्धति की दूसरे के विरुद्ध। आयुर्वेद और सुश्रुत की बात करते समय मैं आज आपको भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी ले चलता हूँ। काशी एक प्राचीनतम नगरी मानी गई है। मार्क ट्वेन एक अमेरिकी लेखक हैं, उन्होंने भी माना है कि ये प्राचीनतम नगरी है। और इस प्राचीनतम नगरी में भगवान धन्वंतरी, जिन्हें काशी राज कहा गया था, उनसे महर्षि सुश्रुत ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। हमारे वेदों में और उपनिषदों में जब दो लोग आपस में बात करते हैं, एक प्रश्न करता है, दूसरा उसका जवाब देता है, तो जो प्रश्न कर रहा होता है उसे ऋषि कहा जाता है और जो उत्तर दे रहा होता है उसे देवता कहा जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र नदी संवाद है। उसमें जब विश्वामित्र कुछ पूछते हैं तो नदी देवता हो जाती हैं, और जब नदी कुछ कहती हैं तो विश्वामित्र देवता हो जाते हैं, वो ऋषि हो जाती हैं। तो ये आयुर्वेद आया कहाँ से? आयुर्वेद ब्रह्मा ने प्रकट किया और सबसे पहले ये ज्ञान उन्होंने प्रजापति को दिया। प्रजापति शब्द में विशेष ध्यान रखना। प्रजापति से इंद्र, इंद्र से अश्वनी कुमार को मिला, अश्वनी कुमार ने भगवान धन्वंतरी को दिया, और धन्वंतरी से प्रश्नोत्तर के रूप में महर्षि सुश्रुत को मिला। ये सुश्रुत संहिता के एक श्लोक, हेतु वर्षा श्रद्धे मंत वसंत ग्रीष्मा पावृष यद्रो तपो भवंती, इस पूरे श्लोक को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो मौसम या नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है, अगर एस्ट्रोनॉमिकल घड़ी को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो ये लगभग 7000 वर्ष पुराना माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति तभी हुई थी। और 7000 वर्ष पूर्व यदि ये ज्ञान हमारे पास था, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार, मूलतः 3 तरह के रोग उसमें माने गए हैं, शारीरिक, मानसिक और आगंतुक। और इस चरक संहिता को लिखने का उद्देश्य क्या था? इतना बड़ा उद्देश्य किसी और पद्धति का नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सांसारिक और पारलौकिक कल्याण की भावना से इसको लिखा गया था। यानी संसार में रहते हुए जो कल्याण मानव का हो सकता है वो, और परलोक में दोनों की स्थिति में कल्याण हो, कैसे हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये संहिता लिखी गई थी। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे टीपू सुल्तान की सेना से लड़ते हुए अंग्रेज़ों का एक बैलगाड़ी वाला, और जिसकी नाक काट दी जाती है और उसकी सर्जरी की जाती है, और ये सर्जरी 1794 के आसपास की जाती है। इसका रेफरेंस मैंने पिछली वीडियो में दिया भी था, आप उसमें देख सकते हैं। और वो जो सर्जरी कर रहे थे उनका नाम कुंभा था, और कुंभा मतलब मैंने पहले कहा था, आप प्रजापति पे ध्यान दीजिए, कुंभा मत प्रजापति, प्रजापति मतलब कुम्हार। कुम्हार वैसे ही सृजनशील होते हैं, कलाकार होते हैं। हमारे समाज में जिन जातियों को अब छोटा माना गया, कभी उन्हें शूद्र कहा गया, आजकल SC ST में उनको गिना जाता है, ऐसी बहुत सी जातियां निम्न नहीं थीं, कौशल से परिपूर्ण थीं। उसी में चर्म का कार्य करने वाले, चर्म को काटने वाले, उसका परिशोधन करने वाले, उनको चर्मकार कहा जाता था, और इस प्रक्रिया को चरचरी कहा जाता था। यही चरचरी शब्द आगे जाके सर्जरी बना। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे ये ज्ञान महर्षि सुश्रुत के पास आया और कैसे सर्जरी उसमें समाविष्ट है। इतने प्रकार की औषधियाँ उसमें बताई गई हैं धन्वंतरी द्वारा महर्षि सुश्रुत को। धन्वंतरी भगवान का आगम कैसे होता है? विष्णु पुराण में इन्हें बताया गया है कि ये समुद्र से प्रकट हुए, जबकि भागवत में कहा गया है कि धन्वंतरी भगवान
विष्णु का अंशांश हैं, यानी अंश के भी अंश हैं। और व्यास जी ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का एक भाग माना है, एक तरह से उपवेद माना है, क्योंकि अथर्ववेद में इसके विषय में बहुत सारा ज्ञान है और वही ज्ञान काफ़ी हद तक सुश्रुत संहिता में समाविष्ट है। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर कि कैसे आज का जो माहौल है उसमें कौन सा मुद्दा गर्म है। एक संस्था छोटी सी, हमारी बहुत प्राचीन धरोहर, उनके कुछ पुरोधा हैं जो उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन पर लांछन लगाते हैं, उनको अपमानित करते हैं। ये अच्छा नहीं लगता। कौन है ये लोग? जिस समय हमारी ये सर्जी 1794 भारत की परंपरा इतनी उच्च स्तर पर थी, कहाँ थे ये लोग? यूरोप में क्या हो रहा था? दास बनाए जा रहे थे। पढ़ना लिखना नहीं जानता, कपड़े पहनने की तहजीब नहीं थी। और हमारा कला, विज्ञान, ज्ञान, चिकित्सा विज्ञान शीर्ष पर था। और वो लोग, अगर उनकी कोई पद्धति है भी और जैसी भी है, जैसे भी समाज की सेवा कर रही है, इन पद्धतियों को एक दूसरे से टकराहट छोड़ देनी चाहिए, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए। और ऐसा भी देखा गया है कई बार, ऐसे संगठनों की आड़ में कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। वो अगर यदि अपने विद्या का उपयोग, अपने पद का उपयोग धर्मांतरण या कन्वर्जन में कर रहे हैं, तो ये देखने का विषय सरकार का है। सरकार उस पर जांच पड़ताल करे और कैसे हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा फिर से गौरव पाए और उसका नाम डंका पूरी दुनिया में बजे, उसके प्रावधान सरकार को करने चाहिए। आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद को बहुत स्थान है। काश बजट भी बढ़े और ये सांसारिक और पारलौकिक कल्याण की विद्या हम सबको सस्ते में आसानी से हर जगह उपलब्ध हो। और इसके अतिरिक्त मैं और क्या कहूँ, आप सबका सहयोग चाहिए। आप सरकार पे दबाव बनाइए कि आयुर्वेद के विकास के लिए वो ज़रा विशेष ध्यान दें। और यदि कोई किसी पद्धति की आड़ में समाज में विघटन पैदा कर रहा है, कन्वर्जन कर रहा है, उस पर सख्ती से कार्रवाई करें, उसको आँख मूंद कर बैठी ना रहे। इससे समाजी ताना बाना बिगड़ता है। यदि आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को परामर्श दीजिए कि आप किस विषय पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।